नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आईएएस पीसीएस पाठशाला में सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी में 10 क्वेश्चन मैथ्स के आने वाले हैं और मुझे कल ही एक सब्सक्राइबर दोस्त का मैसेज आया जिसमें उसने कहा कि सर मेरा मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है और मैं मैथ्स नहीं पढ़ सकता और इसीलिए मैं क्या मैथ्स के क्वेश्चन को छोड़ सकता हूँ। तो वो मैसेज मुझे देख के लगा कि शायद ऐसे बहुत लोग होंगे जो मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं है और शायद उन्हें 10 के बाद मैथ्स छोड़ दिया हो। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक ऐसा वीडियो निकाला जाए जिसमें मैं आपको मैथ्स को करके दिखाऊं कि मैथ्स को कैसे अप्रोच किया जाता है। और इस वीडियो के बाद मैं आपको गारंटी बता सकता हूं कि जो लोग मैथ बैकग्राउंड के नहीं है और जिन्होंने 10 क्लास तक की मैथ पढ़ी है वो भी आराम से 6 से 7 क्वेश्चन मैथ का करके आएंगे अगर से वो मेरी इस वीडियो को फॉलो करेंगे। और मैं जो बता रहा हूँ सिर्फ वही करना है उनको, सिंपली जो मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं सोचने को बता रहा हूँ, जैसे मैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना बताऊंगा, अगर से वो चीज फॉलो करेंगे वो तो आराम से 6 से 7 क्वेश्चन वो मैथ का करके आएंगे। और 6 से 7 क्वेश्चन की क्या इंपॉर्टेंस होती है बीपीएससी में ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार 6.5 लाख फॉर्म गिरे हैं और इसका मतलब यह है कि कॉम्पिटिशन बहुत टफ होगा। तो एक मार्क्स के लिए बहुत लड़ाई है। तो वहां पे अगर आप 6 से 7 मार्क्स का सीधे छोड़ के आ रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आप रेस में कितना पीछे हो जाएंगे। आप साल भर करंट अफेयर पढ़ते हैं, आप साल भर हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, मैथ्स को सिर्फ आपको 10 दिन देना है। आज 15 तारीख है, 15 से लेकर 25 तारीख तक मैं ऑल्टरनेट डेज मैथ के हर ईयर्स को सॉल्व करूंगा। कम से कम मैंने सोचा है कि 3 से 4 ईयर को सॉल्व कर दूं ताकि आप समझ जाएं कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो इजी क्वेश्चन कैसे आइडेंटिफाई करने और उनको कैसे टैकल करना है। और इसके बाद अगर मैथ के क्वेश्चन पेपर में आएंगे तो आपके लिए वो न्यू नहीं रहेंगे, बहुत चीजें आप करके जाएंगे और आराम से 6-7 नंबर आप स्कोर कर लेंगे, जो आपके मार्क्स को कहां से कहां पहुंचा देगा ये आप जान सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप एक काम करिएगा कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके आप इस मैथ्स के पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने ये पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे डाल दी है और इसमें बेसिक फॉर्मूले दिए गए हैं, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा और बेसिक फॉर्मूले याद कर लीजिएगा ताकि जो क्वेश्चन बेसिक फॉर्मूले पे आए वो क्वेश्चन आपसे गलत ना हो, क्योंकि अगर आप इजी क्वेश्चन गलत करेंगे तो रेस में बहुत पीछे रह जाएंगे। तो ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। जो इस वीडियो में नए वो मेरे बारे में कुछ बेसिक जानकारी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में बेसिकली क्या करेंगे, 6वीं बीपीएससी में जो क्वेश्चन आए हैं मैथ के उसको सॉल्व करेंगे। मैं आपको उसको अप्रोच करने का तरीका बताऊंगा और मैं ये बताऊंगा जितना क्वेश्चन आप टफ समझते हैं उतना होता नहीं है। अगर से बेसिक तरीके से सोचें, अगर से बेसिक तरीके से काम करें तो आप चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दी गई है और ये पूछा है इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको कितना आएगा। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए 598 प्लस 479 का होल स्क्वायर माइनस 598 माइनस 479 का होल स्क्वायर अपॉन 598 इंटू 479। बहुत टफ है ये क्वेश्चन, लेकिन बेसिक अगर आप मैथ का एक फॉर्मूला जानते हैं जो आपको मेरे मैथ शीट में मिल जाएगा। यहाँ फॉर्मूला देख सकते हैं आप कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। तो वही चीज़ आप देखिए, तो यहाँ पे 598 आपका a हो गया, 479 आपका b हो गया। तो हम अगर इस फॉर्मूले पे रखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। तो ये हो गया आपका सिंपली ये चीज़। यहाँ पे देख रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 4ab हो जाएगा। तो इस पूरे चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम लिख सकते हैं 4 इंटू a कितना हुआ आपका 598 और b कितना हुआ आपका 479 अपॉन नीचे क्या दिया था ये 598 इंटू 479। आपका 598 से 598 कर गया, 479 से 479 कर गया, आपका आंसर बचा। तो आपका आंसर हो गया 4। देख रहे हैं कितना सिंपल क्वेश्चन था। सिंपली आपको ये फॉर्मूला पता होता ना तो तुरंत आप कर लेते, और नहीं पता होता तो आप सोचते ये क्या पूछ लिया है। तो इतना ही मैथ ईजी है। इसमें आप ये बताइए कि कौन सा आपको मैथ में पीएचडी करना है या फिर आप आईआईटी जेईई क्लियर किए होंगे तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो यहाँ ये क्वेश्चन हो गया, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। आपका ये क्वेश्चन था कि एक शहर की जनसंख्या 1,76,400 है, यदि यह 5% की दर से सालाना बढ़ती है तो 2 साल बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। तो आपको दिया है कि जनसंख्या जो शहर की है वो 176,400 है और ये बोला है कि 5% के रेट से ये सालाना बढ़ती है, मतलब कि हर साल 5% बढ़ता है। तो अगर आपको नंबर के बारे में बहुत बेसिक पता होगा ना तो आपको ये पता होगा कि हर नंबर अपने में ही 100 गुना होता है। तो अगर ये कह रहा है कि 5% बढ़ रही है तो हमको कितना निकालना होगा, उसका 105% निकालना होगा। और ये क्या पूछा है कि 2 साल बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। तो आपको क्या करना होगा 176,400, इसका पहले साल 5% बढ़ेगा तो हमको कितना निकालना है 105%। तो 105/100। एक और साल के पूछा है क्योंकि यहाँ 2 साल पूछा है तो एक बार और कर देंगे 105/100। इसको काटेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा 21, 20, 21, 20, मतलब आपका हो गया 176,400 गुणे 21/20 गुणे 21/20। इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जब ये इक्वेशन आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आएगा 194481। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। तो देख रहे हैं ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, बेसिक था परसेंट निकालना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तब ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको एक सीरीज दी गई है 4, 18, 48, 100, यहाँ क्वेश्चन मार्क है 294, 448 में लुप्त संख्या क्या है। तो ये पूछा है क्वेश्चन मार्क क्या होगा। तो अगर आप इस सीरीज को देखेंगे ना तो मैं आपको एक टिप देता हूँ।
तो जैसे स्टार्टिंग आपको 4 मिले या फिर 9 मिले या फिर 16 मिले, तो आप ना इसको स्क्वायर के टर्म्स में सोचा कीजिए, क्योंकि जनरली स्क्वायर ही जो होंगे वो 4, 9, 16 ऐसे बनते हैं। तो अगर हम इसको देखें तो पहला नंबर 2 का स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। दूसरा नंबर हमारा 3 का स्क्वायर अगर से करेंगे तो 3 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर तो 4 आ गया, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, यहाँ पे नहीं आ रहा है हमारा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 16, तो ये तीसरा नंबर भी नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ आगे मल्टीप्लाई होगा तभी ये नंबर बना है। इसमें हम लोग कितना मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग 4 मिल जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब 9 में हम लोग कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि 18 मिल जाएगा, तो 2 मिल सकता है, तो 18 हो गया। तो यहाँ देख रहे हैं आपको एक सीरीज समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे स्क्वायर चला नंबर का और यहाँ पे नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहला आपका 2 का स्क्वायर हुआ, उसमें 1 मल्टीप्लाई किए, दूसरा 3 का स्क्वायर हुआ, उसमें 2 मल्टीप्लाई किए, चौथा आपका 4 का स्क्वायर हुआ तो उसमें 3 मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आ जाएगा 48। तो यही से आप समझ गए होगे कि चौथा होगा आपका 5 का स्क्वायर इंटू 4, ये आपका हो जाएगा 100, और पांचवा होगा आपका 6 का स्क्वायर इंटू 5, ये हो जाएगा 36 गुणे 5, और यहाँ से आ जाएगा आपका 180। तो इसका आंसर हुआ सी, 180। सिंपल सा क्वेश्चन था। इसका और भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो सकता है, जैसे अगर आप देखोगे ना तो ये ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा। 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर, ये भी आपका 4 आता है। 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर, ये आपका 18 आएगा। इसी तरह जब आगे बढ़ोगे तो आपका हो जाएगा 6 का क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर, तो ये भी आपका 180 आएगा। लेकिन ये तरीका ज़्यादा ईजी है क्योंकि आप ये तरीका जल्दी पकड़ पाओगे एज कम्पेयर टू दिस तरीका। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये आपका एक 19वां क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन अगर आप पहले देख के नहीं जाओगे फॉर्मूला ना, तो आपको लगेगा कि ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन पूछ दिया। परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो इवन जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट होते हैं उनके लिए भी काफी टफ होता है, बट ये सिंपली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे एक सिंपल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगेगा, वो है NCR। NCR का फॉर्मूला आपका होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम बोले 5 फैक्टोरियल, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये घटते हुए क्रम में मल्टीप्लिकेशन होता है फैक्टोरियल का। जैसे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 5 फैक्टोरियल को लिख दोगे आप लोग 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल मतलब क्या हो जाता है 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये और ये चीज़ सेम होगा ना, तो जहां नंबर खत्म करना है वहां आप फैक्टोरियल डायरेक्ट लगा दोगे, तो इस तरह भी आप लिख सकते हो। तो बेसिकली फैक्टोरियल मतलब यही होता है, मतलब कि जो नंबर का फैक्टोरियल है उससे एक एक नंबर घट के मल्टीप्लाई होते जाएगा। उसी तरह हम लोग अगर n फैक्टोरियल की बात कर रहे हैं तो n एक नंबर है, तो फैक्टोरियल जैसे हम लोग एक एक कम करके मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो यहाँ पे n फैक्टोरियल कैसे लिखाएगा, मतलब कि n और n से एक नंबर का मतलब n-1, n-1 से एक भी नंबर का मतलब n-2, इसके बाद n-3, तो आपका ऐसे चलते जाएगा। तो n फैक्टोरियल को आप ऐसे लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप मेरा फॉर्मूला PDF पढ़ोगे तो वहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला दिया गया, यहाँ देख सकते हो आप NCR का फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो फॉर्मूले बेस्ड ही क्वेश्चन है, बहुत बड़े हाई फाई क्वेश्चन नहीं है। सिंपली जो फॉर्मूला दिया है आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। वो कैसे अप्लाई करना मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपका यहाँ दिया है 2nc3 रेशियो दिया है, इसका मैं डिवाइड की बात करें, डिवाइड बाई nc2 इक्वल टू 44/3। तो जो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है अगर आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो सीधे आपका ये हो जाएगा 2n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल होल का डिवाइड n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल इक्वल टू 44/3। मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो आप ये आएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये आएगा, और बाकी ये 44/3 तो आपका दिया हुआ है। तो ये फॉर्मूला आपका आ जाएगा। इस फॉर्मूले को आप थोड़ा सा खोलेंगे तो सीधे आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। इसको मैं लिख के दिखा देता हूं आगे कि इसको और कैसे खोला जाएगा। मैं चीज़ को यहाँ साइड में लिख लेता हूँ ताकि करने में ईजी रहे। तो हमको बेसिकली ये चीज़ खोल के लिखना है। तो आपका हो जाएगा 2n का फैक्टोरियल, जैसे मैंने आपको बताया था कि ऊपर हो जाएगा 2n के फैक्टोरियल को खोलेंगे तो आप क्या हो जाएगा 2n इंटू 2n माइनस 1, एक कम होते जाएगा 2n माइनस 2 और 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल। हम लोग यहीं इसलिए खोल देंगे क्योंकि हम डिनोमिनेटर में देखेंगे 2n माइनस 3 है, तो इसको काटने के लिए हम लोग इतना ही तक रखेंगे। 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख लीजिए, और बाकी ये तो है आपका 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू ये न्यूमरेटर में तो ऊपर चला जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू n माइनस 2 के फैक्टोरियल को हम लोग n माइनस 2 ही रखते हैं, ठीक है, अपॉन n फैक्टोरियल है तो हम लोग इसको लिख देते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल। क्योंकि हमारे पास n माइनस 2 फैक्टोरियल ऊपर है तो हम लोग को नीचे तक खोलना पड़ेगा ताकि हम लोग काट सकें। तो अब देखिए बहुत चीज़ें कट जाएंगी, आपका ये इससे कट जाएगा, आपका ये इससे कट जाएगा, आपका 2 से 2 कट गया। अब देखिए यहाँ पे n है तो यहाँ से आपका n से n भी कट गया। अब यहाँ देखिए आपका n माइनस 1 बचा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए 2n माइनस 2 है, तो अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं, अगर हम लोग यहाँ से 2 बाहर निकाल लेंगे तो हमारा हो जाएगा n माइनस 1, तो n माइनस 1 से n माइनस 1 ये भी कट गया,
हमारे यहाँ बचा 2, तो यहाँ पर हम लोग 2 लिख देते हैं, इसको हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, ये सिंपल आपका हो गया। अब यहाँ देखिए, मतलब ये आपका ये भी खत्म हो गया। अब आपके पास क्या आया हाथ में, अब आपके हाथ में आया 2 × 2, ये हो जाएगा 4 × 2n - 1/3 इक्वल टू हमारा जो ये बचा हुआ था 44/3, तो 44/3। यहाँ से हम लोग का ये भी कट गया, यहाँ से हम लोग का ये भी कट गया, 1 जा जाएगा। 2n - 1 इक्वल टू 11। यहाँ से आप देखिए 2n इक्वल टू 12, एक यहाँ चला जाएगा तो +1 हो जाएगा ना, तो n इक्वल टू 12/2, ये हो जाएगा 6। मतलब n इक्वल टू 6 आया। आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी 6। तो ये देखिए थोड़ा लेंदी है ये, और कैलकुलेशन थोड़ा इसमें है। मैं ये नहीं कहूँगा कैलकुलेशन नहीं है, कैलकुलेशन है, बट एक नंबर का से आप कहीं और गवा रहे हैं और आपके पास समय है तो आप इस क्वेश्चन को फॉर्मूला पढ़ के जाते तो वहाँ सॉल्व कर लेते। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन अगर से आपको पता होता तो आप ये तुरंत कर लेते, क्योंकि इसमें बहुत कैलकुलेशन नहीं है, सब कुछ देख रहे हैं कट जा रहा है, तो आपको बहुत छोटा सा आइडिया होता है कॉम्बिनेशन का, फॉर्मूले का, फैक्टोरियल का, तो ईजिली ये क्वेश्चन निकल जाता है आपका। तो आपने ऊपर के 3-4 क्वेश्चन देखे होंगे, कितना इजी था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, फॉर्मूला पता है आपको तो सिंपली आप लगा देते। ये क्वेश्चन देखिए आप, इसने पूछा है कि m संख्याओं का औसत n² है और n संख्याओं का औसत m² है, तो m + n संख्याओं का औसत क्या होगा। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिए हैं, तो यहाँ पहले बोला है कि m संख्याओं का औसत n² है, तो बेसिकली अगर से आपके कॉन्सेप्ट औसत को लेकर थोड़ा भी क्लियर होंगे तो आप इजीली ये क्वेश्चन कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहें कि 2 संख्या का औसत 5 है, तो आप कैसे लिखोगे इसको। मान लीजिए 2 संख्या आपका a और b हो गया, तो a और b/2 इक्वल टू 5, ये हो गया आपका 2 डिजिट का एवरेज। दूसरी तरह ये बोला है कि m संख्याओं का एवरेज n² है, मतलब आप 1 + 2 + 3 + m संख्या, मतलब ये m तक जाएगा, अपॉन टोटल नंबर कितने m, यहाँ पे m हो जाएगा, इक्वल टू इसका औसत कितना है, n² है। उसी तरह बोला n संख्याओं का औसत m² है, तो आपका हो जाएगा 1 + 2 + 3 + अप टू ये n तक जाएगा, कितना टोटल डिजिट है n, तो यहाँ पे n हो जाएगा, इक्वल टू इसका संख्या का औसत m²। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, 1 + 2 + 3 + अप टू m इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा तो m n², और यहाँ से वही हो जाएगा हमारा 1 + 2 + अप टू n इक्वल टू n m²। ये आपका हो गया। अब क्वेश्चन बोला है आपको कि m + n संख्याओं का औसत क्या होगा। अगर हम लोग m + n संख्या का औसत निकालने के लिए बोले तो हमारा क्या मतलब हुआ कि 1 + 2 + 3 + अप टू m + 1 + 2 + 3 + अप टू n, ये आपका हो गया m + n संख्या अपॉन टोटल संख्या कितनी है m + n, तो यहाँ हो जाएगा आपका m + n। यही आपको पूछा है ये कितना होगा। अब देखिए आपको ये पता है कि ये जो है 1 + 2 + 3 + m, ये आपका इतना है, कितना है mn², तो इसको आप लिख लीजिए mn²। अब इसका सम हमारा पता है कि nm² है, तो यहाँ पर जाएगा प्लस nm² अपॉन ये m + n हमको पता है, तो m + n। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आप कितना आएगा, यहाँ देखिए mn कॉमन ले सकते हो, बाहर ले सकते हो, तो mn कॉमन ले लिए, तो यहाँ का से mn कॉमन आया तो हमारा बचा n, प्लस यहाँ mn कॉमन आया तो हमारा बचा m अपॉन m + n, तो m + n से कट गया, बचा हमारा mn, तो mn हमारा जो है एवरेज है, तो यहाँ आंसर हो गया C। सिंपल सा एवरेज का क्वेश्चन था, ये कोई भी कर लेता, इसलिए ऐसे क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, अप्लाई करना है, बेसिक लॉजिक अप्लाई करना है, उस लॉजिक से आपके क्वेश्चन आराम से निकल जाएंगे, क्योंकि कैट के लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस एक बार भी करके जाओगे तो वहाँ चीज़ें सॉल्व होंगी। ये आपका क्वेश्चन देखिए 21वां बेसिक सेट थियरी का क्वेश्चन है। आपको सेट थियरी में बेसिक चीज़ें पता होती, वेन डायग्राम पता होगा तो ये आराम से कर लेंगे, और आपको वेन डायग्राम सेट थियरी के फॉर्मूले जो है मेरे PDF में मिल जाएंगे। तो यहाँ क्या लिखा गया है कि एक स्कूल में एथलेटिक टीमों का एक समूह 21 बास्केटबॉल टीम है, ठीक है, 26 हॉकी की टीम है और 29 जो है आपकी फुटबॉल की टीम है। 14 लोग हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं, 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल और 15 हॉकी और फुटबॉल। 8 लोग तीनों खेल खेलते हैं, तो केवल फुटबॉल कितने लोग खेलेंगे। ठीक है, तो बेसिक अगर से वेन डायग्राम हमको पता है तो यहाँ पे हम 3 गोला बना लेते हैं। ठीक, आपका 3 गोला बन गया। इसमें बोला है कि 21 लोग बास्केटबॉल खेलते हैं, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं ये गोला आपका 21 हो गया बास्केटबॉल का। ठीक, 26 हॉकी खेलते हैं तो यहाँ पे 26 हॉकी के लिए लिख देते हैं, और 29 लोग फुटबॉल खेलते हैं तो हम लोग यहाँ 29 फुटबॉल का लिख दिए। ये आपका गोला बास्केटबॉल का हो गया, ये हॉकी का हो गया, ये फुटबॉल का हो गया। इसमें लिखा है कि 8 लोग तीनों खेल खेलते हैं, तो तीनों खेल कहाँ कॉमन हो रहा है, ये जो पोर्शन आ रहा है यहाँ पे तीनों खेल कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 8, मतलब ये 8 लोग हैं जो तीनों खेल खेल रहे हैं। ठीक, इसके बाद बोला है कि 14 लोग जो हैं वो हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं, तो हॉकी और बास्केटबॉल का कॉमन गोला कौन सा है, ये जो गोला है वो कॉमन हो रहा है ना, हॉकी और बास्केटबॉल में देखिए तो ये गोला कॉमन हो रहा है, तो ये 14 लोग खेल रहे हैं, 14 लोग खेल रहे हैं, 8 हमारे पास पहले से है तो बचा कितना 6, तो यहाँ पे लिख दिए हम लोग 6। ठीक है, उसी तरह हम लोग बोल रहा है कि 12 लोग फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं, तो फुटबॉल और बास्केटबॉल का कॉमन गोला कौन सा है, ये है कॉमन गोला, तो इसमें बोला है कि 12 लोग फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं, तो हमारे पास 8 तो पहले से है,
तो बचा कितना 4, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं 4। ठीक है, इसके बाद बोला है कि 15 लोग हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। तो 15 लोग हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, तो हॉकी फुटबॉल का कॉमन गोला कौन सा है? ये आपका कॉमन गोला है हॉकी फुटबॉल का। तो इसमें पहले से ही 8 लोग हैं, तो कितना बचा आपका 7। तो यहाँ पे आपका ये गोला भरा गया। ठीक है, अब ये पूछा है कि केवल फुटबॉल कितने लोग खेलते हैं। तो देखिए केवल फुटबॉल कैसे निकालोगे आप, ये जो एरिया हो गया वो केवल फुटबॉल वालों का हो गया, क्योंकि यहाँ आपका बास्केटबॉल आ जा रहा है, यहाँ आपका हॉकी आ जा रहा है, यहाँ तीनों लोग आ जा रहे हैं, तो इसीलिए जो ये वाला एरिया हो गया ना वो केवल फुटबॉल का हो गया। तो फुटबॉल कितने लोग खेलेंगे, तो यहाँ पे 29 -4 -8 -7, इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपका हो जाएगा 10। तो मतलब 10 लोग जो हैं वो केवल फुटबॉल खेलेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था, डायग्राम बनाते हैं और आपका आंसर आ जाता। तो इसी तरह के इजी क्वेश्चन आते हैं, आप ये देख के समझ रहे होंगे कि अगर आप मैथ छोड़ के जाएंगे तो कितना बड़ा नुकसान करेंगे, क्योंकि ऐसे इजी क्वेश्चन बहुत लोग करके आएंगे और बहुत लोग करके आएंगे तो आप उस रेस में पीछे रह जाएंगे अगर आप छोड़ के गए तो। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए आप, एक घड़ी दोपहर 12 बजे से चलना शुरू करती है, 5:10 में घड़ी की सुई घूम जाएगी, तो पूछा है एंगल कितना बनाएगी। मतलब आपका ये घड़ी है और ये 12 बजे से चलना शुरू करती है और यहाँ पे 5:10 पे पूछा है एंगल कितना बनाएगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन क्लॉक का है और आप देख सकते हैं मैंने क्लॉक के फॉर्मूले भी लिखे हुए हैं। जैसा ये देखिए कि 1 घंटे में 30 सेकंड घूमती है, इसी तरह 1 मिनट में 6 सेकंड घूमती है, तो ये फॉर्मूले से ही सिंपली वो क्वेश्चन निकल आएगा। तो घड़ी आपका 12 बजे से लेके पूछा है 5:10 पे कितना एंगल घूमेगी, तो 1 आवर में 30 डिग्री घूमती है। ये 30 डिग्री कैसे निकला है, सिंपली आप ऐसे देख लीजिए कि 12 आवर में, 12 आवर मतलब ये पूरा 12 घंटे में 360 डिग्री घूमेगी। ठीक है, तो 1 आवर में कितना घूमेगी, 360/12, 12 3 36 30, मतलब कि 1 आवर में आपका 30 डिग्री घूम रही है। तो 5 आवर में कितना घूमेगी, 5 आवर क्यों निकालना है, क्योंकि 12 से लेकर 5 तक की बात कर रहे हैं, तो 5 आवर में हो जाएगा 5 × 30 = 150 डिग्री। आपका 150 डिग्री आ गया यहाँ पे, मतलब 5 बज चुका है, लेकिन ये पूछ रहा है कि 5:10 पे पूछा है, अभी 10 मिनट आपको और देखना है। तो यहाँ हम लोग निकाल लिए कि 1 आवर में 30 डिग्री घूमती है, इसका मतलब कि 60 मिनट में कितना घूमती है, 30 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना घूमेगी, 30/60, मतलब कि 1/2 डिग्री। तो 1/2 डिग्री अगर 1 मिनट में घूमेगी तो हमको 10 मिनट का निकालना है। यहाँ पूछा 10 मिनट और बचा हुआ है, तो 10 × 1/2 ये हो जाएगा आपका 5, मतलब आपका हो जाएगा 5 डिग्री और, मतलब टोटल कितना डिग्री घूमी, 150 डिग्री पहले घूम चुकी थी, प्लस 10 मिनट के लिए 5 डिग्री और घूमी, तो टोटल आपकी घूमी 155 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 155 डिग्री। सिंपल क्वेश्चन था फॉर्मूले का। तो इसी तरह आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना। आई होप आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा इस वीडियो से कि चीज़ें इतनी ज़्यादा टफ नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। अगर से एक बार आप करने की कोशिश करें तो आराम से 10 दिनों में 6 से 7 क्वेश्चन की लीड ले सकते हैं, बहुत ही कम मेहनत में। इसके बाद ये क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा प्रकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है प्रकृत संख्या। प्रकृत संख्या मतलब आपका होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब कि 1 2 3 जो आपका काउंटिंग नंबर होता है, बेसिकली वही नेचुरल नंबर होता है। तो इसमें पूछा है कौन सा वर्ग नहीं हो सकता है, कौन सा स्क्वायर नहीं हो सकता है। जैसा मेरे फॉर्मूले का PDF देखेंगे तो मैंने स्क्वायर के लिए चीज लिखी है। तो ये देखिए जब चीजों का स्क्वायर करते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि अगर हम लोग 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, इसी तरह 4 का स्क्वायर करेंगे आपका 16 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा। तो स्क्वायर करने के बाद आपको देखना है कि यूनिट डिजिट पे नंबर क्या आ रहा है। जैसे यहाँ पे आप देखिए 1 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 9 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है। लेकिन अगर इस ऑप्शन को आप देखिए तो 9 है। अगर आपका 9 यहाँ पे यूनिट डिजिट है तो हो सकता है ये जो नंबर है किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर हो, तो ये आपका आंसर सही नहीं हो सकता। उसी तरह आपका ये देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट 6 है, तो यहाँ पे देखिए 6 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्क्वायर करने के बाद 6 डिजिट आ सकता है। तो यहाँ 6 डिजिट आया हुआ है, तो ये भी आपका सही आंसर नहीं होगा। यहाँ देखिए आपका 1 है, 1 भी आ सकता है क्योंकि यहाँ देखिए 1 है, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो आप आ सकता है 1, तो ये भी आंसर नहीं होगा। 2 जो है कोई भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट 2 नहीं आएगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो 1 हो गया, 4 आ गया, 9 आ गया, 4 का स्क्वायर 16 आया, 6 आया, 5 के स्क्वायर में 5 आया, 6 के स्क्वायर में 6 आया, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। आप यहाँ देखिए कहीं भी आपको 2 नहीं दिखेगा। इसका मतलब यह हुआ कि नेचुरल नंबर का कभी भी स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट पे 2 नहीं आएगा। तो जो यहाँ पूछा था कि वर्ग नहीं हो सकता, स्क्वायर नहीं हो सकता, तो ये नंबर जो है वो कभी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ यूनिट डिजिट 2 है और नेचुरल नंबर का स्क्वायर हम करेंगे तो कभी भी यूनिट डिजिट पे 2 नहीं आएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आपको पहले देख के लग रहा होगा कि पता नहीं कितना हार्ड क्वेश्चन है, बट सिंपली स्क्वायर का क्वेश्चन है। जो आप नेचुरल नंबर का स्क्वायर करिए उससे जो आप पैटर्न बनाएंगे तो सिंपली उसी पैटर्न से ये क्वेश्चन निकल आएगा। अब बहुत लोग बोलेंगे कि सर ये वहां पे कैसे सोचेंगे, तो इसी तरह आप सोचोगे। जो तरीका मैं
आपको बता रहा हूँ यही तरीका है सोचने का। क्वेश्चन को पहले इजी तौर पे लेना है। आप पहले से कुछ प्रैक्टिस करके जाओगे ना, तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और इस पेपर में मैं आपसे 9 क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। एक क्वेश्चन मैं आपसे सॉल्व नहीं कराऊंगा, वो वर्क एंड टाइम का है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन काफी इजी है, बट जो फर्स्ट टाइम है, जो बिगिनर्स है, जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं रहा है, उनको हो सकता है थोड़ा टफ लगे, इसलिए मैंने उस क्वेश्चन को छोड़ दिया। इसलिए मैं पहले बोल रहा हूँ ना, आपको 10 में से 10 सॉल्व नहीं करने हैं। आप वहां 6 से 7 नंबर भी ला देंगे ना, तो ये जान जाइए कम से कम आप 2 से 3 लाख बच्चों से तो ऐसे ही आगे हो जाएंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो मैथ छोड़ के जाएंगे और आपको नहीं छोड़ के जाना है। इतने के बाद भी आप अगर से मैथ छोड़ के जा रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप मैथ को मत छोड़िएगा, कम से कम 10 दिन आप मैथ को दीजिए, आपको उसका बेनिफिट पेपर दे के आएंगे तब जरूर पता चलेगा। इसके बाद आपका ये क्वेश्चन है, यहाँ पे इक्वेशन दिया है और सिंपली पूछा है कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या है। देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए बहुत लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे। पहले वाले को इक्वेशन 1 मान लेंगे, दूसरे को इक्वेशन 2 मान लेंगे और फिर सॉल्व करना शुरू करेंगे। यार ऐसे बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। और ये एप्टीट्यूड का पेपर है, आपको मैथ का पेपर नहीं है कि आप हर चीज को सॉल्व करिए। सिंपली आप ये करिए कि जो नंबर दिया है ना, ऑप्शन दिया है, उसको क्वेश्चन में पुट करिए। कोई भी एक इक्वेशन लीजिए, जैसे हम पहला लेते हैं 217x प्लस 131y इक्वल टू 913। पहला आपका ऑप्शन है, हम पहला डाल के देखते हैं। तो x की जगह हम लोग 5 रखते हैं, तो 217 गुणे 5, यही आपको देख के पता चल जा रहा है कि ये नंबर गुणा करेंगे तो 1000 से ऊपर जाएगा और आपको यहाँ पे लाना है 1000 से कम नंबर। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे आपको माइनस होना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे 7 दिया है, तो अगर आप 131 इंटू 7 भी करेंगे तब ये कुछ पॉजिटिव ही आएगा। तो ये 1000 प्लस कुछ होके पॉजिटिव, ये आपका 1000 प्लस ही कुछ नंबर जाएगा, 913 नहीं आएगा। तो पहला सही नहीं हो सकता। दूसरा हम लोग करके देखें, 217 गुणे 3, ये हो सकता है क्योंकि कम जाएगा नंबर 1000 से। इसको सॉल्व करिए आप, और 131 गुणे 2, ये जब सॉल्व करके आप ऐड करोगे तो आपको 913 मिल जाएगा। तो पता चल जाएगा आपका जो बी है ऑप्शन सही है। इसमें आपको दूसरा ही ऑप्शन सही मिल गया। हो सकता है कि पेपर में चौथा सही होता तो आपको 3 मल्टीप्लाई करना पड़ता, बट जिस तरह मैंने तरीका बताया है कि आपको पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना होगा। जैसे मैं यहाँ देख के समझ गया तुरंत कि 1000 से ऊपर जाएगा नंबर, तो इसको मल्टीप्लाई करने का मतलब ही नहीं है। तो इसी तरह आपको चीजों को थोड़ा सा ओपन माइंड से होकर सोचना है। और एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है तो उसमें कुछ ना कुछ लूप होल, कुछ ना कुछ हुक दिया होता है जो आपको पकड़ना होता है, और वो आप प्रैक्टिस से आराम से पकड़ लेंगे। और बहुत ज्यादा मैथ का बैकग्राउंड नहीं चाहिए, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ। इसीलिए डरिए मत मैथ को मेरे साथ करते रहिए। मैं ऑल्टरनेट डेज पेपर लाऊंगा, ऑल्टरनेट डेज सॉल्व करूंगा, और मेरे साथ आप सॉल्व करिए तो मैथ आपका 10 दिन में काफी अच्छा हो जाएगा और आप आराम से 67 बीपीएससी मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करके आएंगे। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जब मैं आगे मैथ के वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको आराम से मिल जाए। तो फ्रेंड्स आप इसी तरह मेहनत करते रहिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।